नमस्कार मित्रों, यू कैन हील योर लाइफ। वापस आ गया मैं आपके पास। आज का हमारा चैप्टर है परिवर्तन का प्रतिरोध, और इसकी पंच लाइन है, मैं सदैव परिवर्तनशील जीवन की लय और प्रवाह में हूँ। बट उससे पहले कुछ पॉजिटिव बातें। इस जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूँ और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने योग्य हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूँ। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं ये जताना चाहता हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखता हूँ और महसूस करता हूँ कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल। बी पॉजिटिव ऑलवेज। उपचार या परिवर्तन में पहला कदम है सजगता। जब हमारे अंदर कोई विचार बहुत गहरे दबाव होता है तब अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। शायद हम अपनी अवस्था का उल्लेख करना, उसके बारे में शिकायत करना या उसे दूसरे लोगों में देखना शुरू कर देते हैं। वह किसी न किसी रूप में हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ऊपर उभरता है और हम उससे संबंध स्थापित करना शुरू करते हैं। हम अक्सर किसी शिक्षक, किसी मित्र, कोई कक्षा या कार्यशाला या किसी पुस्तक से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर उस समस्या को हल करने के लिए नए तरीके जागृत कर सके। मेरा उद्बोधन एक मित्र की सहयोगजन्य टिप्पणी से शुरू हुआ जिसे एक बैठक के बारे में बताया गया था। मेरा मित्र वहां नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर किसी बात ने मुझे प्रेरित किया और मैं चली गई। वह छोटी सी बैठक मेरी जागरूकता के मार्ग का पहला कदम था। मैंने कुछ समय बाद ही उसका महत्व महसूस किया। अक्सर इस पहले स्तर पर हमारी प्रतिक्रिया यह होती है कि यह रवैया बेवकूफाना है या इसका कोई मतलब नहीं है। शायद वह हमारी सोच के लिए अधिक सरल या स्वीकार्य लगता है। हम उसे नहीं करना चाहते। हमारा प्रतिरोध बहुत सशक्त होकर उभरता है। हम उसे करने के विचार से क्रोधित तक हो जाते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है यदि हम समझ सकें कि यह हमारे ठीक होने की प्रक्रिया में पहला कदम है। मैं लोगों से कहती हूँ कि जो भी प्रतिक्रिया महसूस करते हैं वह उन्हें यह दिखाने के लिए होती है कि उपचार की प्रक्रिया में है। हालांकि चिकित्सा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। सच्चाई यह है कि यह प्रक्रिया उसी पल शुरू होती है जिस पल हम बदलाव लाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अधीरता प्रतिरोध का सिर्फ एक दूसरा रूप है। यह सीखने और बदलने के प्रति हमारा प्रतिरोध है। जब हम ये मांग करते हैं कि वह भी हो जाए और तुरंत पूरा हो जाए तो हम अपने आप को अपने द्वारा उत्पन्न समस्या से जुड़े सबक को सीखने का समय नहीं देते। यदि आप किसी और कमरे में जाना चाहते हैं तो आपको उठकर उस दिशा में एक ही कदम चलकर जाना होगा। केवल अपनी कुर्सी पर बैठकर यह सोचना कि आप दूसरे कमरे में पहुंच जाएं संभव नहीं है। वह ऐसी ही बात है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी समस्या खत्म हो जाए, लेकिन हम उन छोटी चीजों को नहीं करना चाहते जो उसके समाधान में मदद करती हैं। अब उस स्थिति या अवस्था को उत्पन्न करने में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का समय है। मैं आपको अपनी इस स्थिति के लिए अपराध बोध महसूस करने या बुरा आदमी समझने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपके अंदर मौजूद शक्ति को आपके द्वारा स्वीकार करने की बात कर रही हूँ जो हमारे हर विचार को अनुभव में बदल देती है। अतीत में हमने अनजाने में इस शक्ति को ऐसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया था जिसे हम अनुभव नहीं करना चाहते थे। हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे थे। अब अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए हम जागरूक हो जाते हैं और इस शक्ति को अपने लाभ के लिए सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अक्सर जब मैं ग्राहकों को समाधान सुझाती हूँ, किसी मामले को सुलझाने या किसी व्यक्ति को माफ करने का नया तरीका, तो मैं देखती हूँ कि उसके जबड़े कस जाते हैं, बाहर आते हैं, बाहें सीने पर सख्ती से कस जाती हैं, हो सकता है मुठ्ठियां भी बन जाएं। प्रतिरोध उभर रहा होता है और मैं जानती हूँ कि हमने ठीक वही काम किया जो करने की आवश्यकता थी। हम सबके पास सीखने के लिए सबक होते हैं। केवल अपने लिए चुने गए सबक ही हमारे लिए मुश्किल होते हैं। वो बातें आसान होती हैं जो सबक नहीं होती, क्योंकि वे बातें हम पहले से जानते हैं। जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे कठिन है और आप उसका प्रतिरोध करते हैं, तो आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे हैं। झुकना, प्रतिरोध छोड़ देना और अपने आपको वह सीखने के लिए प्रेरित करना जो सीखना हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन करने से रोकने ना दें। हम दो स्तरों पर काम कर सकते हैं। प्रतिरोध को देखना 1, फिर भी अपने मन मस्तिष्क में परिवर्तन लाना 2। खुद को परखें, देखें कि आप कैसे प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ें। गैर शाब्दिक संकेत। हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती हैं। उदाहरण, विषय बदलना, कमरा छोड़कर चले जाना, बाथरूम जाना, देर से आना, बीमार हो जाना, निम्नलिखित करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, किसी कार्य में व्यस्त हो जाना,
समय व्यर्थ करना, अलग देखना या खिड़की के बाहर देखना, कोई पत्रिका पलटना, ध्यान न देना, खाना पीना या सिगरेट पीना, कोई रिश्ता बनाना या तोड़ना, कुछ चीज खराब होना, कारें, उपकरण, प्लम्बिंग आदि। कल्पनाएं। हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम इस प्रकार की बातें करते हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होगा, मेरा पति या पत्नी नहीं समझेगा, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना पड़ेगा। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वे मेरी समस्या में मदद नहीं कर सके, वे मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाए, मेरा मामला अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, यह कार्य स्वतः ही हो जाएगा, कोई और ऐसा नहीं करता। धारणाएं। हम कुछ ऐसी धारणाओं के साथ बड़े होते हैं जो बदलने में हमारा प्रतिरोध बन जाती है। हमारी कुछ ऐसी धारणाएं हैं जैसे ऐसा नहीं हुआ, यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मेरे लिए ऐसा करना सही नहीं है, वह आध्यात्मिक नहीं होगा, आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते, पुरुष महिलाएं ऐसा नहीं करते, मेरे परिवार ने ऐसा कभी नहीं किया, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए दूरी बहुत ज्यादा है, यह काम बहुत ज्यादा है, यह काफी महंगा है, इसमें काफी समय लगेगा, मैं इसमें विश्वास नहीं करता, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। दूसरे लोग। हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने को अपने बदलने के प्रति प्रतिरोध रूप में इस्तेमाल करते हैं। हम इस प्रकार के विचार रखते हैं, भगवान ऐसा नहीं चाहता, मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतजार कर रहा हूँ, वह सही वातावरण नहीं है, वे मुझे बदलने नहीं देंगे, मेरे पास सही गुरु, पुस्तक, कक्षा, उपकरण नहीं है, मेरा डॉक्टर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उनके प्रभाव में नहीं रहना चाहता, यह सब उनकी गलती है, पहले उन्हें बदलना होगा, जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा। आप वे नहीं समझते, मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, यह मेरे संस्कारों, धर्म, दर्शन के खिलाफ है। अपने बारे में धारणाएं। हमारे अंदर अपने बारे में ऐसे विचार होते हैं जिन्हें हम प्रतिबंधों या बदलने के प्रति अनिच्छा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अधिक बड़े, अधिक मोटे, अधिक छोटे, अधिक पतले, अधिक नाटे, अधिक लंबे, अधिक आलसी, अधिक मजबूत, अधिक कमजोर, अधिक मूर्ख, अधिक आकर्षक, अधिक गरीब, अधिक अयोग्य, अधिक तुच्छ, आर्थिक गंभीर, अधिक गंभीर, अधिक अवरुद्ध, शायद यह कुछ अधिक ही है। देर करने की चालें। हमारा प्रतिरोध अक्सर देर करने के तरीकों के रूप में खुद को अभिव्यक्त करता है। हम ऐसे बहाने बनाते हैं जैसे मैं ये बाद में कर लूंगा, मैं अभी नहीं सोच सकता, मेरे पास अभी समय नहीं है, यह मेरी व्यस्तता में से काफी समय ले लेगा, हाँ ये एक अच्छा विचार है, मैं कभी उसे और कर लूंगा, मेरे पास करने के लिए बहुत से दूसरे काम है, मैं कल इसके बारे में सोचूंगा, जैसे ही मैं ऐसे निवृत्त हो जाऊंगा, जैसे ही मैं इस यात्रा से लौट आऊंगा, यह समय सही नहीं है, बहुत देर हो चुकी या बहुत जल्दी हो रही है। इनकार। प्रतिरोध का यह रूप किसी प्रकार के परिवर्तन को करने की आवश्यकता से इनकार को प्रतिष्ठित करता है, जैसे मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मैं पिछली बार बिल्कुल ठीक था, बदलने से क्या अच्छा हो जाएगा, अगर मैं इसे अनदेखा कर दूं तो शायद ये समस्या खत्म हो जाए। डर। अब तक का प्रतिरोध का सबसे बड़ा वर्ग है डर, अज्ञात का डर। इन्हें देखिए, मैं भी तैयार नहीं हूँ, मैं असफल हो सकता हूँ, वे मुझे मना कर देंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, मैं अपने पति पत्नी को बताने से डरती हूँ, मुझे चोट लग सकती है, मुझे बदलना पड़ सकता है, इससे मेरे पैसे खर्च हो सकते हैं, मैं पहले मर जाना पसंद करूंगा या पहले तलाक ले लूंगा, मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरी समस्या के बारे में पता चले, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता हूँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मेरे पास इसके लिए ऊर्जा नहीं है, पता नहीं अंत में मेरे साथ क्या हो, मैं अपनी आज़ादी खो सकता हूँ, यह करना बहुत कठिन है, मेरे पास अभी पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी पीठ में चोट लग सकती है, मैं ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने दोस्तों को खो सकता हूँ, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इससे मेरी छवि खराब हो सकती है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। इस सूची में और भी बहुत कुछ है। क्या आपको लगता है कि आप इनमें से किसी तरीके से अपना प्रतिरोध जताते हैं? इन उदाहरणों में प्रतिरोध देखें। एक ग्राहक मेरे पास आई क्योंकि वह काफी पीड़ा से गुजर रही थी। 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में उसकी पीठ, गर्दन, उसका घुटना क्षतिग्रस्त हो चुका था। फिर भी वह लेट थी, खो गई और ट्रैफिक में फंस गई। उसके लिए अपनी समस्या मुझे बताना आसान था, लेकिन जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कुछ कहने दो, हर प्रकार की परेशानी शुरू हो गई। उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे तकलीफ देने लगे, वह कुर्सी पर बैठना चाहती थी, उसे बाथरूम जाना पड़ा, फिर उसे लेंस निकालने पड़े। सत्र के शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। वह सब प्रतिरोध था। वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पाया उसकी बहन की भी पीठ की हड्डी 2 बार टूट चुकी थी, साथ ही उसकी माँ की भी। एक और ग्राहक एक अभिनेता, एक कलाकार, स्ट्रीट परफॉर्मर था और काफी दक्ष था। उसने शेखी बगारी कि वह दूसरों, खासकर संस्थाओं को धोखा देने में कितना चतुर है। वह लगभग हर चीज उड़ाकर बचना जानता था और फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। वह हमेशा टूटा रहता था। कम से कम 1 महीने का किराया बकाया हमेशा उस पर रहता था। अक्सर उसके पास टेलीफोन नहीं होता था। उसके कपड़े फुहड़ थे, उसका काम बहुत अव्यवस्थित था, उसके शरीर में काफी पीड़ा थी और उसका जीवन प्रेम में नहीं था। उसका सिद्धांत यह था कि वह तब तक धोखा देना बंद नहीं कर सकता जब तक कि उसके जीवन में कुछ अच्छा न हो।
निश्चित रूप से वह दुनिया को जो दे रहा था उसके जीवन में कोई इच्छा नहीं हो सकता था। उसे पहले धोखेबाजी बंद करनी थी। उसका प्रतिरोध यह था कि वह पुरानी तरीकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अपने मित्रों को अकेला छोड़ दो। अक्सर अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए मेहनत करने की बजाय हम यह सोचते हैं कि हमारे किन मित्रों को बदलने की जरूरत है। यह भी प्रतिरोध है। मेरे काम के शुरुआती दिनों में मेरे पास एक ग्राहक थी जो मुझे अस्पताल में पड़े अपने सभी मित्रों के पास भेज देती थी। उन्हें फूल भेजने की बजाय वह उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मुझे भेजती थी। मैं हाथ में टेप रिकॉर्डर लेकर वहां पहुंचती थी और आमतौर पर बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को पाती थी जो यह नहीं जानता था कि मैं यहाँ वहाँ क्यों हूँ, या यह समझ नहीं पाता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उस समय मैंने ये नहीं सीखा था कि किसी का जरूरत करने पर इसको क्या करना है। कभी कभी ग्राहक इसलिए मेरे पास आते हैं क्योंकि उनका कोई मित्र उपहार के रूप में मेरा एक सत्र देता है। आमतौर पर यह काम नहीं करता और शायद ही लौटकर वापस आते हैं। जब कोई चीज हमारे लिए कारगर होती है तो हम अक्सर उसे दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन शायद वे उस समय और उस जगह बदलाव के लिए तैयार ना हो। जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हो उस समय परिवर्तन करना काफी कठिन होता है, लेकिन किसी और को बदलने की कोशिश करना जब वह ऐसा नहीं करना चाहता असंभव है या एक अच्छी मित्रता को खत्म कर सकता है। मैं अपने ग्राहकों पर जोर डालती हूँ क्योंकि वे मेरे पास आते हैं। मैं अपने मित्रों को अकेला छोड़ देती हूँ। दर्पण कारगर है। दर्पण अपने बारे में हमारी भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम एक खुशहाल संतोषजनक जीवन चाहते हैं तो वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन किए जाने योग्य चीजों को दिखाता है। मैं लोगों से कहती हूँ जब भी किसी दर्पण के पास से निकलें तो हर बार अपने आप में देखें और अपने बारे में कुछ सकारात्मक कहें। कोई निश्चय करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी दर्पण में देखकर उस निश्चय को जोर जोर से कहना। आपको उस तत्काल प्रतिविरोध के बारे में पता चल जाता है तथा आप शीघ्रता से उससे निपट सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ते समय एक दर्पण अपने पास रखना अच्छा है। अक्सर उसे कोई दृढ़ निश्चय करने के लिए इस्तेमाल करें और जांचें कि आप कहां पर प्रतिरोध कर रहे हैं और कहां पर स्वतंत्र व गतिशील हैं। आप दर्पण में देखिए और अपने आप से कहें मैं बदलना चाहता हूं। ध्यान दीजिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि आप हिचकिचाहट, अनिच्छा महसूस कर रहे हैं या बस बदलना ही नहीं चाहते तो अपने आप को उसका कारण पूछें। आप किस पुरानी धारणा को पकड़े बैठे हैं। वह अपने आप को फटकारने का समय नहीं है। बस ध्यान दीजिए क्या हो रहा है और कौन सा विचार उभर कर सामने आता है। यही वह विचार है जो आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं कि वह कहां से आया। जब हम प्रतिज्ञाएं करते हैं और वे सही नहीं लगती या कुछ होता हुआ नजर नहीं आता तो यह कहना आसान है, ओह ये प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती। ऐसा नहीं है कि प्रतिज्ञाएं काम नहीं करती, बस हमें प्रतिज्ञाएं करना शुरू करने से पहले एक और कार्य करने की जरूरत होती है। तरीकों का दोहराव हमें हमारी आवश्यकताएं बताता है। हमारी हर आदत के लिए हम बार बार जिस अनुभव से गुजरते हैं, हम जिन तरीकों को दोहराते हैं उनकी हमारे भीतर आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता हमारी किसी धारणा के अनुरूप होती है। यदि आवश्यकता नहीं होती तो हम उसे नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे या वैसे नहीं बनेंगे। हमारे अंदर कुछ है जिसे मोटापे की, खराब रिश्तों की, विफलताओं की, सिगरेटों की, गुस्से की, गरीबी की, शोषण की या हमारी जो भी समस्या है उसकी आवश्यकता है। हमने कितनी बार यह कहा है कि मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद वह फिर दिन बीतने से पहले हम केक का टुकड़ा खा लेते हैं, सिगरेट सुलगा लेते हैं, अपने प्रियजनों से बुरी बातें कहते हैं इत्यादि। फिर हम अपने आप से ये कहते हैं, पूरी समस्या को और बढ़ा देते हैं। ओह तुम्हारे पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, तुम बस कमजोर हो। यह उस अपराध बोझ के बोझ को और बढ़ा देता है जो हम पहले से ढो रहे होते हैं। इसका इच्छा शक्ति अनुशासन से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं वह केवल एक लक्षण भारी प्रभाव है। कारणों को समाप्त करने का प्रयास किए बिना लक्षण को समाप्त करने का प्रयास करना व्यर्थ है। जिस पल हम अपनी इच्छा शक्ति या अनुशासन को छोड़ दें उसी पल वह लक्षण फिर से उभर जाता है। आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। मैं ग्राहकों से कहती हूँ आपकी इस अवस्था के लिए आपके अंदर कोई आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ ऐसा नहीं होता। चलिए एक कदम पीछे चलें और उस आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा पर काम करें। जब वह आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आपको सिगरेट पीने, अधिक खाने या नकारात्मक विचारों की इच्छा नहीं होती। सबसे पहले ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, मैं प्रतिरोध या सिरदर्द या कब्ज या अत्यधिक वजन या धन का अभाव आदि की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यह कहें कि मैं आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यदि आप इस समय प्रतिरोध करते हैं तो आपकी दूसरी प्रतिज्ञा काम नहीं कर सकती। हम अपने आसपास जो जाले बुनते हैं उन्हें खोलने की आवश्यकता होती है। यदि आपने कभी किसी धागे के गोले को खोलने की कोशिश की है तो आप जानते होंगे कि खींचते तथा जोर देने से वो और उलझता है। आपको बहुत सौम्यता और धैर्य से गांठों को खोलना पड़ता है। जब आप अपने मन में लगी गांठों को खोलते हैं तो आप अपने साथ सौम्य और धैर्यवान रहें। जरूरत हो तो मदद लें। सबसे पहले इस प्रक्रिया में अपने साथ प्रेम रखें। पुराने को त्याग देने की इच्छा ही सबसे महत्वपूर्ण है, यही इसका रहस्य है। जब मैं कहती हूँ समस्या की आवश्यकता तो मेरा मतलब होता है कि हमारे कुछ खास वैचारिक तरीकों के अनुसार हमें कुछ भारी प्रभावों या अनुभवों की आवश्यकता होती है। हर भारी प्रभाव एक अंदरूनी विचार प्रारूप की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। केवल भारी प्रभाव या लक्षण से लड़ना, अपनी ऊर्जा व्यक्त करना तथा अक्सर इससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। मैं काम का नहीं हूं से टालमोल उत्पन्न होती है। यदि
मेरी एक अंदरूनी धारणा या विचार यह है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो मेरा एक भारी प्रभाव शायद टाल मटोल करने की आदत होगा। आखिरकार हम वहां जाना चाहते हैं, वहां जाने से रोकने का एक तरीका टाल मटोल है। टाल मटोल करने वाले अधिकतर लोग अपना काफी समय ऊर्जा टाल मटोल के साथ खुद को दोषी ठहराते हुए खर्च करते हैं। वे खुद को आलसी कहेंगे और आमतौर पर अपने आप को ऐसा महसूस करने के लिए प्रेरित करेंगे कि वे बुरे हैं। किसी और के सुखी होने का दुख। मेरे पास एक ग्राहक था जो अपनी ओर ध्यान खींचना पसंद करता था और आमतौर पर देर से कक्षा में आता था ताकि वह कुछ हलचल पैदा कर सके। वह 18 बच्चों के बीच सबसे छोटा था और कोई भी चीज सबसे बाद में उसे मिलती थी। जब वह बच्चा था तो हर किसी को कुछ पाते देखता था, जबकि उसे अपनी चीज के लिए इंतजार करना पड़ता था। अब भी जब किसी की किस्मत अच्छी होती थी तो वह उसके लिए खुश नहीं होता था। इसके बजाय वह कहता था, ओह काश मुझे ये मिल पाता, या ओह मुझे ये क्यों नहीं मिलता। उनकी किस्मत पर उसका दुख उसकी अपनी प्रगति और परिवर्तन में बाधक था। अपनी काबिलियत कई द्वार खोलता है। सर 80 वर्षीय ग्राहक मेरे पास आई। वे गाना सिखाती थी और उसके कई विद्यार्थी टेलीविजन विज्ञापन बना रहे थे। वह भी ऐसा करना चाहती थी लेकिन डरती थी। मैंने उसे पूरा सहयोग दिया और समझाया, आपके जैसा कोई नहीं है, बस जैसे हो वैसे रहो। मैंने कहा इसे मजे के लिए करो। वहां पर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसे किसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है, उन्हें बताओ आपका अस्तित्व है। उसने कई एजेंटों और कास्टिंग निर्देशकों को बुलाया और कहा, मैं एक सीनियर हूं और वरिष्ठ नागरिक को कमर्शियल करना चाहती हूँ। कुछ ही समय बाद उसके पास एक कमर्शियल था और तब से उसने काम बंद नहीं किया है। मैं अक्सर उसे टीवी और पत्रिका में देखती हूँ। नए करियर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं, खासकर जब आप मजे के लिए उन्हें करते हैं। आत्मनिंदा अपने लक्ष्यों से भटकाना है। यह केवल टाल मटोल और आलस्य को बढ़ाएगा। अपनी मानसिक ऊर्जा को पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने में लगाना चाहिए। कहें, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करने के प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ। जब मैं कुछ दिनों तक बार बार ये शपथ लूंगा तो टाल मटोल का मेरा भारी प्रभाव स्वतः कम होना शुरू हो जाएगा। जब मैं अपने भीतर आत्मयोग्यता का तरीका उत्पन्न कर लूंगा तो मुझे अपने भाग्य को टालने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या आप देख रहे हैं कि किस प्रकार आपके जीवन में कुछ नकारात्मक विचारों में भारी प्रभावों पर लागू हो सकता है? चलिए अपना समय और ऊर्जा स्वयं को ऐसे कार्यों के लिए कोसने में व्यर्थ करना बंद कर दें जिन्हें हम कुछ आंतरिक विचारों के कारण करना नहीं छोड़ सकते। उन विश्वासों को बदलें। चाहे आप ऐसा किसी प्रकार से करें या हम किसी भी विषय में बात कर रहे हो, हम केवल विचारों से जूझ रहे हैं और विचारों को बदला जा सकता है। जब भी हम किसी स्थिति को बदलना चाहते हैं, हमें ऐसा करने की आवश्यकता होती है। मैं अपने अंदर के दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूं जो मेरी स्थिति के लिए विकसित है, जो जिम्मेदार है। आगे जब भी अपनी बीमारी या समस्या के बारे में सोचें तो बार बार अपनी बात कह सकते हैं। आप जिस पल ये कहते हैं आप पीड़ित वर्ग से निकल जाते हैं। आप असहाय नहीं हैं, आप अपनी शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं ये समझा रहा हूँ इस स्थिति को मैंने उत्पन्न किया है, अब मैं अपनी शक्ति वापस लेता हूँ। मैं इस पुराने विचार को छोड़ना और इसे जाने देना चाहता हूँ। आत्मनिंदा। मेरे पास एक ग्राहक है जो अपने नकारात्मक विचारों को सहन न कर पाने पर ढेर सारा मक्खन और अपने सामने पड़ने वाली हर चीज खा लेती है। अगले दिन वह शरीर में भारीपन के लिए क्रोधित होती है। जब वह छोटी तो वह डिनर टेबल पर घूम घूम कर सबका छोड़ा हुआ भोजन खाती थी और मक्खन का पूरा स्टिक खा जाती थी। उसके परिजन यह देखकर हंसते थे और उन्हें प्यारी लगती थी। उसे अपने परिवार से मिलने वाला यह लगभग इकलौता अनुमोदन था। जब आप स्वयं को फटकारते हैं, जब आप अपने आप को निम्न स्तरीय देखते हैं, जब आप अपने आप को पीटते हैं, तो आप किसके साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहे होते हैं? हमने अपने लगभग सभी दृष्टिकोण, चाहे वे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस समय ही स्वीकार कर लिए थे जो हम 3 वर्ष के थे। तब से हमारे अनुभव उसी पर आधारित रहे। जो हमने उस समय अपने और जीवन के बारे में स्वीकार और विश्वास किया था, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ, हम आमतौर पर अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप जिस व्यक्ति को फटकार रहे होते हैं वह आपके भीतर 3 साल का बच्चा है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो डरने और आशंकित होने के लिए अपने आप से क्रोधित हो जाते हैं, तो अपने आप को 3 वर्षीय बच्चे के रूप में देखें। यदि आपके सामने एक छोटा 3 साल का व्यवित बच्चा होता तो आप क्या करते? क्या आप उस पर क्रोधित होते? आप उसे अपने भाव में भरकर दिलासा जाते जब तक कि वह सुरक्षित और सहज महसूस ना हो जाए। जब आप छोटे बच्चे तो आपके आसपास या मौजूद वयस्कों को यह मालूम नहीं रहा होगा कि उस समय आपको कैसे दिलासा देनी चाहिए। अब जीवन में आप वयस्क, यदि आप अपने अंदर के बच्चे को दिलासा नहीं दे रहे हैं तो ये वास्तव में बहुत दुख है। अतीत में जो हुआ वह हो चुका और अब समाप्त हो चुका है, लेकिन ये वर्तमान है। अब आपके आसपास आपसे व्यवहार करने का अवसर है जैसा व्यवहार आप चाहते थे। एक डरे हुए बच्चे को दिलासा देने की जरूरत होती है, न कि डांटने की। अपने आप को डांटना भयभीत करेगा और किसी भी और नहीं मुड़ सकते। जब आपके अंदर का बच्चा असुरक्षित महसूस करता है तो बहुत सी भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। याद कीजिए, जब आप छोटे थे तो नीचे दिखाए जाने पर आपको कैसा महसूस होता था, अब आपके घर के अंदर के बच्चे का वैसा ही महसूस होता है। अपने प्रति दयालु बने, अपने आप को प्यार करें, स्वीकार करना शुरू करें। उस छोटे बच्चे को अपनी विचारधारा में शामिल करें और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए इसी की आवश्यकता होती है। थैंक यू वेरी मच। बी पॉजिटिव, बी सेफ।